नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एग्जाम सक्सेस जोन पर। आशा है आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज हम लोग ईवीएस के 2024 में आए हुए जो 30 क्वेश्चंस हैं, उसको लेकर के करेंगे, ठीक है? 2014 में, ठीक है? 2014 में 2 बार पेपर हुआ था सीटेट का, तो ये जो है फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसे ही ये जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ईवीएस के बाद फिर से वही सीडीपी और फिर हिंदी और फिर ईवीएस लेकर के आएंगे 2014 का सेकंड पार्ट वाला, ठीक है? तो 2011, 2012, 2013 ये एकदम कंप्लीट है और ये आज 2014 का फर्स्ट जो हुआ था पेपर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए सुपर टेट की सीरीज जो है लगातार हम लोग शुरू कर दिए हैं, ठीक है? और आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअस आता रहेगा आपको, ठीक है, एग्जाम तक, ठीक। और सीटेट का तो आपको एज इट इज क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे अधिक प्रभावी होगी, ठीक है? ऑप्शन देखिए, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना है, या फिर शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेलने जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, ठीक। फिर सी है कि शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थी को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। देखिए, इसका ऑप्शन जो है ना डी सही हो जाएगा। सी टेट के पेपर में जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा बेहतर है, तो जिस एक चीज तो दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि जहाँ पे व्यक्तित्व निखार करने का जो मौका बच्चे को ज्यादा मिलेगा वो सही हो जाएगा। फिर प्ले वे मेथड, अगर खेल के विधि से कोई चीज अगर सिखाई जा रही है किसी को तो वो ऑप्शन सही होना है, ठीक है। या फिर जहाँ कहीं भी ना मतलब कि शिक्षा को जोड़ा जा रहा है बाहरी वातावरण से, तो ऐसे ऑप्शंस जनरली सही होते हैं क्वेश्चन के डिमांड के बेसिस पे, मतलब ऐसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैदान में जाकर खेलने से शिक्षार्थी में व्यवहारिक ज्ञान और अधिकतम भागीदारी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ऑप्शन सॉरी, देखिए कौन कौन सी पद्धति यूज कर रही है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, या फिर विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरे नंबर पे शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षी को ध्यान से देखने के लिए कहना। फिर नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन देखिए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, या फिर दूसरे शिक्षकों को और अभिभावकों को प्रभावित करना, या शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, और डी है कि अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका उपागम इसलिए ये प्रयोग कर रही है, ठीक है ना। देखिए, विभिन्न शिक्षण पद्धति अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे जैसे बहुबुद्धि की आवश्यकताओं को पूरी करती है, ठीक है। अब क्लास में आप देखे होंगे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या है कि हर बच्चे को एक क्लास में रखना है, तो टीचर को ही क्या करना पड़ेगा कि कई सारा तरीका फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे को मतलब सारे बच्चों को एक तरह से डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गूंज निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आयोजन करती है। अब देखिए, 4 प्रक्रियाएं दी गई हैं, इसको देखिए। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखरेख करें। दूसरे नंबर पे है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरे नंबर पे है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथे नंबर पे है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। देखिए, सबसे कम कौन सी प्रभावी है, तो इसका ऑप्शन जो है ना तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब सी जो है
और ये 4 वाला, ठीक है। शिक्षार्थी को कटी लकड़ी के भंडारक दिखाएँगे ना आप, तो उसमें हीन भावना आती है, ठीक है। तो पॉज़िटिव फीलिंग नहीं आती है। तो कटी लकड़ी को दिखाना संवेदनशीलता पैदा करने के बजाय केवल एक डरावनी स्थिति का बोध कराता है, ठीक है। ऐसे सारे दृश्य से बच्चा डरता है, ना कि सीखता है। और डर का माहौल जहाँ भी होगा, बच्चे का डेवलपमेंट कम होगा। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या सुधार करना है? तो संवेगात्मक कौशल में, या चिंतन कौशल में, या बोलने संबंधी कौशल में, या अवलोकन कौशल में? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतन कौशल में। जब भी कभी भी बच्चा जो है ना गहन अध्ययन, पड़ताल, जांच और कल्पना परक प्रश्न पूछते हैं ना, तो वो क्या हो गया? चिंतन कौशल हो गया ना, उसका चिंतन क्षमता बढ़ रहा है ना। तो गहन प्रश्न पूछने से बच्चे की तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, कि यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों के समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। ऑप्शन देखिए। शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, या फिर यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, और सी है कि शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, और डी है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए बच्चे का कोई दोष नहीं है, अगर टीचर जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत फॉलो करता है और बच्चे के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है, और बच्चे से फ्रेंडशिप व्यवहार रखता है, तो बच्चा को समझ में आना ही है, ठीक है ना। तो उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। तो अगर छात्र नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह शिक्षण विधि में सुधार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ए देखिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की वे चीजों को खोजें और सीखें। बी देखिए, विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। सी, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। डी, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें, ठीक है। सर्वेक्षण बच्चों को सक्रिय रूप से जानकारी खोजने और सीखने के अवसर प्रदान करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईवीएस संक्षेपण, ठीक है, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? एनवायरमेंटल साइंस में, या एनवायरमेंटल सोर्सेस में, या एनवायरमेंटल स्टडीज में, या एनवायरमेंटल स्किल्स में? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज में, ठीक है। ईवीएस का पूर्ण रूप ही होता है एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके भी पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए मैंने शुरू किया पीवाईक्यूज वाला सेशन जैसे ही समाप्त होगा, मैं आप अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं मेरा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं प्रैक्टिस सेट भी दूंगी इसको, ठीक है। और अगर आप डिमांड करेंगे तो ये जो अभी हम लोग क्लास में कर रहे हैं ना, इसको भी आपको दे दूंगी मैं, ऐसे कि आप अटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। देखिए ऑप्शन देखिए, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, या फिर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। देखिए अब पूछ रहा है ना कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष है, तो दिल्ली को आप मैप में देख लीजिएगा, रख लीजिए मैप को, और ध्यान से देखिए कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, ऊपर साइड है ना, तो उत्तर पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश नीचे साइड में है, तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, तो दिल्ली के उत्तर में शिमला और दक्षिण में भोपाल स्थित है। सही उत्तर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम संदर्भानुसार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, शिक्षक कक्षा कक्ष के कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकट
तटस्थ परिवेश से प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, या फिर कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए। अब पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक का उद्देश्य नहीं क्या नहीं, तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि शिक्षक को कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन सुनिश्चित करें वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चा भय का माहौल होगा और वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य अनुशासन थोपना नहीं बल्कि सीखने को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? देखिए, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या फिर बुखार। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया में क्या है कि गुड़, आंवला, हरी सब्जी, आयरन के स्रोत, ये सब एनीमिया दूर करने के लिए आवश्यक है। तो जब भी कभी भी ये शिकायत हो तो आप आंवला आंवला वैसे भी आपको खाना चाहिए क्योंकि विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है। ठीक है, तो आंवला और गुड़ और हरी सब्जी, आयरन, ये सब चीज एनीमिया अगर हो गया है अगर आपको, तो खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। अब ऑप्शन देखिए, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, या तल कर, भिगो कर, भून कर, या सेक कर, तल कर, भून कर, या फिर उबाल कर, गूंथ कर और भून कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक कर, तल कर और फिर भून कर। तो सेकना, तलना और भूनना पकाने के ही सही तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, मैं खुद भी लिख देती हूँ, देखिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक, देखिए, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंचा। इस पेड़ की जड़ों की गहराई गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। ठीक है, कितनी गुनी होती है? 30 गुनी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? देखिए, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ओक जो पौधा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इसकी ऊंचाई से 30 गुना बड़ी होती हैं। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको कहीं नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस और चीजें अगर अच्छी लग रही हैं तो हमसे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही कंटेंट लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए, तो रेगिस्तान ओक यानी डिजर्ट ओक मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, या फिर यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है, या फिर यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है, और ऑप्शन डी में है कि यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो नेपाल का है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8,900 है, मतलब देखिए 8,848 से लेके 8,900 तक के बीच में है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया हुआ है, पीसीएस से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से लेकर के सुपर टेट में भी आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, तो इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, और ये सी टेट में कई बार आया हुआ है। ठीक है, देखिए, कांसा यानी ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज मतलब देखिए इंग्लिश टर्म्स भी कई बार आ जाता है। तो दो धातुओं का मिश्रण है ये, दोनों धातु कौन कौन से हैं? देखिए, तांबा और टिन, या फिर तांबा और लोहा यानी आयरन, एल्यूमिनियम और टिन, या तांबा और जस्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और टिन। ठीक, कांसा, तांबा यानी कॉपर, तांबा यानी कॉपर और टिन, ठीक है, का मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं। ऑप्शन देखिए, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फक्ता, कौवा, मोर, या कौवा, चिल, बुलबुल। तो इसका ऑप्शन तो इजीली दिख रहा है कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, इनकी हमारे तुलना में 4 गुना अ, नजर होती है। ठीक है, दूर तक देख सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन देखिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। या शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने-अपने टिफिन बॉक्स खोलें, इसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो और फिर ऑप्शन डी है कि श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? देखिए, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने-अपने टिफिन बॉक्स खोलें। तो इसके तत्वों का अवलोकन करें और इसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हर बच्चा जो है कई सारे भोजन, अब क्लास में तो हर बच्चा सेम टाइप का भोजन नहीं लाया होगा, कई तरह के भोजन होंगे, तो सभी के बारे में आप प्रैक्टिकली बच्चों को बता देंगे। तो वास्तविक भोजन का अवलोकन करना बच्चों को पोषण समझने में सबसे अधिक मदद करेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब चीज़ें देखते जाइए आप, जब सरकारी टीचर मास्टर बन जाएँगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है? क्लासरूम में बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ठीक, देखिए, जीव-जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह निम्न में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। अब ऑप्शन देखिए, दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, या फिर देखिए, दैनिक समय सारणी की दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, या फिर कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, या जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करने में, या जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थिति के साथ जोड़ने में, ठीक है? भ्रमण कक्षा में सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। अब देखिए, मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। अब देखिए, ये कंडीशन ना एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे आप, और नहीं भी पढ़े होंगे तो ये जान लीजिए कि ऑप्शन देख लीजिए, असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। असम का ये सारा कंडीशंस दे रहा था, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, भारी वर्षा होता है, तो घर किसके बने थे, बांस के खंभों पर ऊंचे बने होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है? ऑप्शन देखिए, उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। तो इसका सही उत्तर है उल्लू, ठीक है? उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है, ठीक है? लगभग 270 डिग्री तक घुमाता है ये, ठीक है? तो ये नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक? ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पे, 8 बिंदुओं पे, 10 बिंदुओं पे, 4 बिंदुओं पे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 बिंदुओं पे। देखिए, तो जो ब्रेल लिपि है वो 6 उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है? तो ये जो है, आप कभी भी हॉस्पिटल में या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में अगर जाएँगे आप, तो देखेंगे सफ़ेद प्लेट पे ऐसे उभरी हुई आकृति बना होता है और 6-6 बिंदु में वो लिखा हुआ होता है, ताकि ब्लाइंड बच्चे उसको पढ़ सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं, और उन्हें इनसे इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? असम, गोवा, केरल, अ, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ठीक है? क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर केरल है, ठीक है? केरल में टैपियोका यानी कसावा और नारियल प्रमुखता से पाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षा का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, ठीक है? तो प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? तो इसका प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है।
तो इसका सही देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। घर से बाहर अक्सर आने-जाने से बचना चाहिए। अपने व्यक्तिगत वाहनों के इंजन को नियमित जाँच करना चाहिए। आने-जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, घर से बाहर अक्सर आने-जाने से बचना चाहिए, ये ऑप्शन तो एकदम काट लीजिए, क्योंकि आप बाहर ही नहीं निकलेंगे तो अपना काम कैसे करेंगे, ठीक है? तो अगर काम ही नहीं होगा तो फिर मतलब डेवलपमेंट भी तो साथ-साथ ज़रूरी है ना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएँगे, ठीक है? और बाकी ये सब व्यक्तिगत वाहन-वाहन तो वातावरण को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? आने-जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं है, का अनुपालन करें। प्रश्न लिखना, रूपरेखा, डिज़ाइन तैयार करना, तीसरे नंबर पे प्रश्न पत्र का संपादन करना, चौथे पे ब्लूप्रिंट तैयार करना, ठीक है? अब इसमें सही क्रम क्या हो सकता है? तो देखिए इसका सही क्रम जो होगा ना, वो ये हो जाएगा 2, 4, 1, 3 यानी दो रूपरेखा, डिज़ाइन तैयार करना ये पहले नंबर पे रख लीजिए। फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करिए, ठीक? उसके बाद जो है प्रश्न लिखिए, ठीक? और तीसरे नंबर पे प्रश्न पत्र का संपादन करना चाहिए। जब सब चीज़ तैयार हो जाएगा तभी ना आप संपादन करेंगे उसका, ठीक है? तो ये तो लास्ट में रहेगा ही, ठीक है? तो ये हो गया आपका कि डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखना, फिर संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है हाथियों के झुंड से, ठीक है? और ये पर्यावरण के फिफ्थ मतलब क्लास में आप देखेंगे ना, तो ये है भी चैप्टर, ठीक है? देखिए हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, 3 महीना के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। या फिर वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अ, अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। या हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महीनों के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 क्विंटल मतलब 200 केजी। ठीक है। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, सूचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतापरक कौशल का विकास करना। ठीक है, यह प्रश्न छात्रों को काल्पनिक परिस्थिति में जोड़ने और तर्क करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। इसका सही उत्तर है अक्टूबर से दिसंबर। नोट कर लीजिएगा, मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर सबसे उपयुक्त महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर। इस रेलगाड़ी की अ, औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले औसत चाल बराबर क्या होता है? हाँ, औसत चाल बराबर होता है कि कुल चली गई दूरी, ठीक है? कुल चली गई दूरी बटा में कुल समय, कुल लगा समय, ठीक है? तो ये अगर आप इसको भाग देंगे करके देख लीजिएगा, ठीक है? और जब इसको भाग देंगे तो आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा 56, ठीक है? तो कुल दूरी तो दे रखा है 2600। देखिए कुल दूरी तो दे रखा है ना कि 2649 किलोमीटर, ठीक है? तो 2649 किलोमीटर। अब 16 जो है 2014 को 5:15 बजे निकला है ना, तो इससे लेकर के और 18 जुलाई 2000 को प्रातः 4:45 पे ना, तो यहाँ से समय निकाल लीजिए आप, ठीक है? 24 घंटे में 24 घंटे में आप आधा घंटा कम कर लीजिए, ठीक? तो आपका 23.5 घंटा लगभग हो जाएगा। अब उससे डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? भाग दे दीजिए। देखिए आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कुल समय आपका 48 घंटे में आधा घंटा कम, ठीक है? तो कुल समय कितना हो जाएगा? 47.5, ठीक है? और कुल दूरी तो दे ही रखा है तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में तो जान ही लीजिएगा, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष जो है ना बहुत ऐतिहासिक वृक्ष है, ठीक है। इसके लिए आंदोलन भी हुआ है, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई का नाम आप जानते होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। तो खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है, इससे कम पानी चाहिए और यह बच्चों के लिए छायादार होता है, ठीक है। खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। आशा है आपको क्वेश्चंस, ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन सब पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही सीटेट का 2 सितंबर तक, ठीक है। अ, सारे PYQ प्लस MCQ करा करके आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो और साथ ही सुपर टेट की भी क्लासेस अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। और टाइमिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि जॉब सेक्टर में आने के बाद टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।